Bismillahirrahmanirrahim. Now I am started the glycogen metabolism, means the synthesis and the degradation of the glycogen. First of all, I tell about the some overview about the glycogen. ये हमारे पास glycogen store क्यों होती है? क्योंकि हम देखें कि हर वक्त खाना नहीं खा सकते. ये नहीं हो सकता कि हम 24 घंटे ही खाना खाते रहें, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है. तो हम दिन में 1 से 2 या 3 दफ़ा हम खाना खाते हैं. तो जो खाना हम खाते हैं वो अगर हम ज़्यादा खा लें तो वो ज़ाया नहीं जाता, या हम अपनी नीड से थोड़ा ज़्यादा खा लें तो वो कहीं पे भी वेस्ट नहीं होता. लेकिन वो खाना हमारे पास लीवर, स्केलेटल मसल्स और ऑल अदर टिश्यूज़ में स्मॉल अमाउंट ऑफ द ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. वो स्टोर हो जाता है और जब पोस्ट प्रेंडियल यानी 6 आवर्स 8 आवर्स पास होते हैं हमें खाना खाए हुए, तो वही ग्लाइकोजन फिर बाद में ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ताकि हमें ग्लूकोज की कॉन्टीन्यूस सप्लाई मिल सके. अगेन इम्पोर्टेंस इसकी क्यों है? इम्पोर्टेंस इसलिए है कि आप देखें कि जो टिश्यूज़ सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड करते हैं, और अगर आपने खाना नहीं खाया, फ़र्ज़ कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन नॉट ईट मील फॉर लास्ट 15 आवर्स, तो फिर उनको ग्लूकोज कहाँ से मिलेगी? अब उनको ग्लूकोज या तो ग्लूकोनियोजेनेसिस से मिलेगी या ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज. सो अब ये देखने वाली बात है कि अल्लाह ताला ने 2 मैकेनिज़्म रखे हैं. एक ग्लूकोज इमीडिएट प्रोवाइड करने के लिए एक मैकेनिज्म है, वो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस. और फिर जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस फास्टिंग हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के अंदर चेंज हो जाएगी, तो फिर हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस आके ओवरटेक कर लेगा. लेकिन पहला मैकेनिज्म कौन आएगा? जो 10 से 18 घंटे या लेस देन 24 आवर्स तक कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ द ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा हमें, वो मैकेनिज्म है ग्लाइकोजिनोलाइसिस. अल्लाह ताला ने ये डिफरेंट मैकेनिज्म रखे जस्ट टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि हमारी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए. पहले हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ग्लूकोज आता है, और जब वो ग्लाइकोजन हमारे पास ख़त्म हो जाती है, मीन्स द फास्टिंग ऑफ 3 to 4 days, तब हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारे पास एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होके वो फिर हमें लेट द ग्लूकोज प्रोवाइड करने लग जाती है. ये सिंपल इसकी इम्पोर्टेंस है. दूसरी इम्पोर्टेंस इसकी ये भी है कि वो टिश्यू जो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर उन्हें ग्लूकोज हमने कंटिन्यू सप्लाई नहीं दी तो वो टिश्यू की डेथ हो जाएगी. उसमें से एक मोस्ट वाइटल टिश्यू एक आरबीसी है, दूसरा हमारे पास कौन सा है? ब्रेन, किडनी, मेडल्ला, लेंस एंड कॉर्निया ऑफ द आई, टेस्टिस. अगर हमने इनको नहीं दी कंटिन्यू सप्लाई ऑफ द ग्लूकोज, ये और किसी चीज़ को मेटाबोलाइज ही नहीं कर सकते. इनके अंदर अल्लाह ताला ने कैपेबिलिटी नहीं रखी मेटाबोलाइज करने की. सो हमें इनको कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ द ग्लूकोज देनी है. या तो वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस पहला सोर्स है, और दूसरा जब ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाएगा बॉडी में तब ग्लूकोज से आएगी. अब हमारे पास जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो कहाँ पे हमारे पास स्टोर होता है? या तो हमारे पास लीवर में स्टोर होता है, या तो स्केलेटल मसल्स के अंदर, और सम अमाउंट के अंदर ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी के अंदर थोड़ी लिटिल अमाउंट के अंदर स्टोर होता है, ताकि वो उसको यूज़ अप कर सके. अब लीवर और स्केलेटल मसल्स में प्राइमरीली द ग्लाइकोजन स्टोर. अगर आप लीवर का देखें, अब अगर आपसे कोई पूछे कि लीवर में ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर होता है या स्केलेटल मसल में, तो आपने कहना है स्केलेटल मसल में. क्यों? लीवर तो पूरी बॉडी में एक ही है, वाइल द स्केलेटल मसल से पूरी बॉडी स्केलेटल मसल से बनी हुई है, तो स्केलेटल मसल के अंदर ज़्यादा होता है. लेकिन अगर लीवर के अंदर ग्लाइकोजन कम होता है, स्केलेटल मसल के अंदर ग्लाइकोजन ज़्यादा होता है. अगर हम एक क्या कहते हैं ओवरव्यू के तौर पे बात कर रहे हैं. लेकिन अगर हम स्पेसिफिक 10 ग्राम ही लीवर के ले लें और 10 ग्राम स्केलेटल मसल के ले लें, तो फिर उन 10 ग्राम जो हमने लीवर के लिए हैं उनके अंदर ग्लूकोज की अबंडेंस होगी, ग्लाइकोजन की अबंडेंस होगी, उसमें ग्लाइकोजन ज़्यादा स्टोर होगा. अगर इक्वल प्रोपोर्शन लें, लीवर का मैस भी उतना ही लें और स्केलेटल मसल का मैस भी उतना ही लें, फ़र्ज़ कर लें हमने 10-10 ग्राम लिया है, तो लीवर के अंदर फिर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन हमें ज़्यादा मिलेगा. वाइल अगर हम पूरी एज अ जनरल बात करें तो स्केलेटल मसल का मैस पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो स्केलेटल मसल में हमारे पास ग्लाइकोजन
ज़्यादा पड़ा होता है, ज़्यादा बंडल्स होती है उसकी एज़ कम्पेयर टू द लीवर। लेकिन अगर हम बात करें कि इक्वल प्रोपोर्शन लें दोनों टिश्यूज़ का, तो फिर हमारे पास लीवर में ज़्यादा ग्लाइकोजन होगा। अब डिफरेंस क्या है लीवर का ग्लाइकोजन और मसल के ग्लाइकोजन में? कोई डिफरेंस नहीं है, ना इनके स्ट्रक्चर में है, ना सिर्फ एक फंक्शन के अंदर इनका डिफरेंस है। जो लीवर का ग्लाइकोजन है वो हमारे पास ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट जस्ट मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, while the मसल ग्लाइकोजन इज यूज फॉर द मसल कंट्रैक्शन फॉर इट्स ओन सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइवा क्वेश्चन है। हमारे पास जो मसल का ग्लाइकोजन है वो सिर्फ और सिर्फ मसल की कंट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करना है उसके अंदर इस्तेमाल होगा। क्यों ऐसा होता है, वो क्यों नहीं ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को मेंटेन करता? मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज मसल में नहीं होता, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज को ब्लड में आने का अलाउ ही नहीं करता। तो उस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास वो मेंटेन नहीं करता ब्लड ग्लूकोज लेवल, स्केलेटल मसल या कोई भी मसल है। और लीवर हमारे पास लीवर का ग्लाइकोजन प्राइमरीली यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन और नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। दिस इज सम द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। एंड अब हम स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो ग्लाइकोजन हमें पता है अपने फर्स्ट ईयर के नॉलेज से, ग्लाइकोजन हमारे पास पॉलीसेक्राइड है। और पॉलीसेक्राइड है यानी इज अ पॉलीसेक्राइड ऑफ द ग्लूकोज इसके अंदर से, और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, होमोपोलीसेक्राइड है। मींस होमोपोलीसेक्राइड ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के मिलने की वजह से ये हमारे पास एक लार्ज पॉलीमर बन जाता है जिसे हम ग्लाइकोजन करते हैं। प्राइमरीली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है अल्फा 1,4 है, लेकिन जब हमारे पास 8 से 4 ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज यानी ग्लूकोज रेजिड्यूज पास करते हैं चेन के अंदर, तब हमारे पास क्या होता है, एक ब्रांचिंग पॉइंट आ जाता है। और उस ब्रांचिंग पॉइंट के अंदर अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। ये बात रिमेंबर करनी है कि सारे ब्रांचिंग पॉइंट पे सिर्फ ये जो क्या कहते हैं ग्लाइकोजन है, इसमें लीनियर स्ट्रक्चर भी है और ब्रांचिंग भी है। लीनियर तो नहीं है, ये ब्रांच मॉलिक्यूल है। इसके अंदर जो लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर ग्लूकोसाइड रेजिड्यूज हैं उसके अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, वाइल जहाँ पे ब्रांच आएगी वहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और सिंगल ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल 55,000 ग्लूकोसाइड रेजिड्यूज को उसके consist of 55,000 glucoside residues or have the 55,000 glucoside residues. This is the structure of the glycogen you should all know about. एंड हम सबसे पहले अब जाते हैं कि ग्लाइकोजन की सेंथिसिस। अब ग्लाइकोजन की सेंथिसिस कब होगी और डिग्रेडेशन कब होगी, ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट्स हैं। ग्लाइकोजन की सेंथिसिस उस वक्त होगी जब हमने वेल फेड स्टेट में होंगे और इंसुलिन इसको प्रोमोट करेगी। एज अ सिंपल आगे जाके हम रेगुलेशन में डिटेल में बात करेंगे। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हमारे पास वेल फेड स्टेट में होगी और हमारे पास कहाँ पे होगी, इंसुलिन की प्रेजेंस में। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि लीवर का ग्लाइकोजन हमारे पास जब 18 to 40 लेस देन 18 आवर्स और लेस देन 24 आवर्स के लिए ये हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है, उसके बाद ये हमारे पास रिप्लेनिश हो जाता है। वाइल जो मसल ग्लाइकोजन है उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इवन द प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के अंदर भी वो थोड़ा सारा डिक्रीज होगा। मसल ग्लाइकोजन तब भी यूज होगा जब मसल कंट्रैक्शन करेंगे, मसल एक्सरसाइज करेंगे, उस वक्त मसल ग्लाइकोजन इस्तेमाल होगा। अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, 2 वीक्स की फास्टिंग है, 3 वीक्स की, और हमने कंट्रैक्शन नहीं की मसल की इतनी ज़्यादा, तो मसल का ग्लाइकोजन फिर भी हमारे पास प्रेजेंट होगा। लेकिन लीवर का ग्लाइकोजन सिर्फ 10 to 18 आवर्स और लेस देन 24 आवर के लिए होता है। और लीवर का ग्लाइकोजन तब बनता है जब हम वेल फेड स्टेट के अंदर होते हैं, और मसल का ग्लाइकोजन तब बनता है एज लॉन्ग एज द मसल इज एट रेस्ट। जैसे ही वो रेस्ट पे मसल आता है तो मसल का ग्लाइकोजन बनने लग जाता है। और लीवर का ग्लाइकोजन कब बनता है, जब हम वेल फेड स्टेट में होते हैं। और जो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज, उसको इंसुलिन प्रोमोट कर रहा है, और ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मीन्स द ग्लाइकोजिनोलाइसिस उसको ग्लूकागोन प्रोमोट कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। ग्लाइकोजेनेसिस साइटोसोल में होती है, रिक्वायर्स द यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट कहाँ से आता है हमारे पास, ये हमारे पास एटीपी और यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस से भी आता है।
अब सबसे पहले हमने कहा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक ब्रांच, एक ऐसे चौक पे खड़ा हो गया कि उस चौक में से 4 दफ़ा, चौक हम उधर ही कहते हैं ना, उसी को ही कहते हैं कि जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आके रास्ते खुल रहे हों और बहुत सारी एक ही जगह पे आके सड़कें खुल रही हों, कहीं पे भी हम जा सकते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ तो ग्लाइकोलिसिस में जा सकता है, यहाँ तो हमारे पास हमने देखा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर भी आता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे के अंदर भी आता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन बोथ ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी आता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो सेल के अंदर है उसकी, अब जब हमने वेल फेड स्टेट हो गई, इंसुलिन ज़्यादा होगी तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रमोट होगी। ग्लाइकोजेनेसिस प्रमोट होगी तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज होगा। इसका मैकेनिज्म क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है फास्फोग्लूकोमुटेज, वो उसके उसके पास एक, उस एंजाइम के पास एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज कर देता है। अब दोबारा फास्फोग्लूकोमुटेज ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट के ऊपर एक्ट करता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्मेशन दे देता है बाय सिंपली द, पहले वो ग्लूकोज उसने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसके 6 पोजीशन से रिमूव कर देता है फॉस्फेट, वाइल द 1 पोजीशन पे, सिंपली अगर बात करें तो 1 पोजीशन पे वो इंजाइम लगा देता है। लेकिन उसका एक मैकेनिज्म है कि वो किस तरीके कन्वर्ट करता है, ऐसे ही हवा में नहीं कन्वर्ट कर देता, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को पहले ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज करता है और फिर ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट के ऊपर एक्ट करता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट दे देता है। इसकी लिपन कॉर्ड में बड़ी प्यारी डायग्राम बनी हुई है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट में और फिर एक्ट किया उसने और उसको चेंज कर दिया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा स्टेप है हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जब हम बन जाते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ द यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये हमारे पास स्टेप नेसेसरी है, यही हमारे पास जो क्या कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर ये स्टेप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर हमारे पास यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ग्लाइकोजन भी नहीं बनेगी। ये होता क्या किस तरीके है, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट आता है, वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है, पायरोफॉस्फोराइलेज ग्रुप हमारे पास निकल जाता है और यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बन जाता है। मींस यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट है उसमें से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में निकल गए और एक जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट है वो ग्लूकोज के साथ हमारे पास मिला है और उसने यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बना दिया है। और एंजाइम जो इस रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, यूरिडीन डाइफॉस्फेट पायरोफॉस्फोराइलेज। अब इसने पायरोफॉस्फेट ग्रुप दिया है, ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वाला पायरोफॉस्फेट ग्रुप है, इसके ऊपर पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम एक्ट करेगा और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे देगा। इस रिएक्शन के दौरान, ये हाईली एक्सर्जेनिक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी निकलती है वो मेक श्योर करती है कि ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज में चेंज हो जाए। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसने यहाँ पे दिया हुआ है ये रिएक्शन, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, वो फास्फोग्लूकोमुटेज एक्ट करेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर और यहाँ पे ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी और ये पायरोफॉस्फेट ग्रुप बना है। इसके ऊपर एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज एक्ट करेगा और उसको 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज कर देगा। इस पूरे रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो मेक श्योर करेगी कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाए। अब हमारे पास क्या होता है, ये पहले अगर ये समझे, पहले हमारे पास साइटोसोल है, इसके अंदर कोई, ये देखें, कोई ग्लाइकोजन स्टोर नहीं है, तो सबसे पहले सिंपली ग्लूकोज का एक्सेप्टर नहीं होता, कोई चीज़ आगे प्राइमर के तौर पे एक्सेप्टर के ऊपर चाहिए होती है। तो अल्लाह ताला ने एक प्रोटीन बनाई हुई है जिसका नाम है ग्लाइकोजेनिन। ये अकॉर्डिंग टू द लिपन कॉर्ड ये इंजाइम है, ये ऑटो ग्लाइकोसाइलेशन करती है, अपने रेजिड्यूज के अंदर ही ग्लूकोज को ऐड करने लग जाती है। पहले देखें कोई चीज़ नहीं है तो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है ग्लाइकोजेनिन। अब ग्लाइकोजेनिन क्या करती है, वो एक्ट एज अ प्राइमर के तौर पे एक्ट करती है। उसका टायरोसिन 194 पोजीशन के ऊपर टायरोसिन अमीनो एसिड होता है,
उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर हमारे पास यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज आता है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट में चेंज होता है और ग्लूकोज अटैच करके चले जाता है वहाँ से। जब 2 से 4 ग्लूकोज रेजिड्यूज अटैच हो जाते हैं तो ये ग्लाइकोजेनिन इटसेल्फ हमारे पास एक्ट एज अ प्राइमर तो इसने एक्ट किया ही है। जब 4 ग्लूकोज रेजिड्यूज अटैच हो जाते हैं फिर हमारे पास रोल आ जाता है एंजाइम का ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज इज द रेट लिमिटिंग एंड द रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोजेनेसिस। ऑलवेज रिमेंबर इट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये ग्लाइकोजेनिन जो है, ग्लाइकोजेनिन जब इसके ऊपर यहाँ पे तो 2 है ना, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब हमारे पास ग्लाइकोजेनिन जो है, यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोजेनिन आ गया। सबसे पहले तो हमें प्राइमर चाहिए। अगर कोई प्राइमर नहीं है, कोई पहले ग्लाइकोजन सेल के अंदर पड़ा ही नहीं हुआ, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, तो तब हमारे पास ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन बनेगी। उसके 194 जो पोजीशन है उसके ऊपर टायरोसिन अमीनो एसिड है, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होगा। जब ये 2 से 3 मॉलिक्यूल और अटैच करेगा, जब 4 मॉलिक्यूल इस ग्लाइकोजेनिन चेन के साथ अटैच हो जाएंगे तब ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की बारी आ जाएगी। ये क्या करेगा ग्लाइकोजन सिंथेज? यूरिडीन डाइफॉस्फेट से ग्लूकोज, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज है, यहाँ से ग्लूकोज हमारे पास इस चेन को इलांगेट करने लग जाएगा। अब ये देखें तो ये हमारे पास इसका अल्फ़ा 1,4 लिंकेज बनते जा रहे हैं, अल्फ़ा 1,4 लिंकेजेस। अब ये देखें इसका अल्फ़ा 1,4 लिंकेज जहाँ पे बन गया, इसका सिर्फ 4 कार्बन फ्री है क्योंकि 1 कार्बन इसके साथ इस लास्ट रेजिड्यूज का देखें। अगर सिंपली चले हम यहाँ से चलते हैं तो ये जो है पहला रेजिड्यू लगा, इसका फर्स्ट कार्बन हमारे पास बिजी है और इसका 4 कार्बन फर्ज करने के फ्री था। तो जब दूसरा रेजिड्यू आया उसने अपना फर्स्ट कार्बन और इसके 4 कार्बन के साथ दोबारा अल्फ़ा 1,4 बना लिया। तो ये नॉन रिड्यूसिंग एंड्स हैं। नॉन रिड्यूसिंग एंड का मतलब क्या है कि इनके अंदर फ्री एनोमेरिक ग्रुप, एनोमेरिक कार्बन नहीं है। एनोमेरिक कार्बन क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो पहला कार्बन है वो इसके चौथे के साथ है, इसका पहला कार्बन इसके चौथे के साथ है, तो सिर्फ 4 कार्बन फ्री है। और हमें पता है 1 कार्बन जो होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द नॉन रिड्यूसिंग एंड्स। फिर हमारे पास आ जाता है कि सिर्फ हमें पता है कि ग्लाइकोजन क्या है, एक ब्रांच्ड पॉलीमर है, ब्रांच्ड पॉलीमर। तो अब ब्रांच पॉलीमर है तो वहाँ पे कोई ब्रांचिंग एंजाइम भी होगा जो इसकी ब्रांचिंग करता होगा। ये तो सिर्फ अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि लीनियर एरे के अंदर ही हमारे पास ग्लूकोज की चेन लंबी होती जा रही है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं ब्रांचिंग एंजाइम की, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है एक ब्रांच पॉलीमर है। एक ब्रांचिंग एंजाइम है जिसका नाम है अमाइलो अल्फा 1,4 टू अल्फा 1,6 ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज। इट इज आल्सो नोन एज अ 4,6 ट्रांसफेरेज। सिंपली इफ यू रिमेंबर द नेम ऑफ द एंजाइम देन द एक्शन इज ऑलवेज रिमेंबर्ड। व्हाई? because its name indicates that amylo alpha 1,4 to alpha 1,6 transglycosylase। ये हमारे पास जब 8 to 4 ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज हो जाते हैं, 8 to 4 ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज हमारे पास 8 to 14 ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज एक चेन के अंदर बन जाते हैं, तब ये क्या करता है ब्रांचिंग एंजाइम, जो लास्ट 6 to 8 ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज हैं इनको यहाँ से तोड़ देगा। यहाँ से तोड़ के किसी और नॉन टर्मिनल का मतलब है कि आखिरी वाले पे नहीं, किसी भी नॉन दरमियान वाली जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके ऊपर अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड बना देगा। देखें इसने यहाँ से हमारे पास ONM LK और J, यहाँ से इसने ये बॉन्ड तोड़ा है। अल्फ़ा 1, इसके नाम एंजाइम का नाम क्या था? अमाइलो अल्फ़ा 1,4। अल्फ़ा 1,4 से उसने बॉन्ड ब्रेक किया है और जाके उसने यहाँ पे अल्फ़ा 1,6 पे बॉन्ड बना दिया है। इसका हमारे पास पहला कार्बन और इसका छठा कार्बन, इसने इसके साथ जाके बॉन्ड बना दिया है। तो इसका नाम सजेस्ट कर रहा है अमाइलो अल्फ़ा 1,4 टू अल्फ़ा 1,6 ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज, कि इसने सिर्फ हमारे पास जो ग्लूकोज रेजिड्यूज है उनको ट्रांसपोर्ट कर दिए, एक चेन से हटाया है, अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड ब्रेक किया है और दूसरी जगह उसी चेन के अंदर किसी नॉन टर्मिनल ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऊपर इसने क्या बना दिया है? अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड बना दिया है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम कि ये हमारे पास कौन सा एंजाइम है? ब्रांचिंग एंजाइम 4,6 ट्रांसफेरेज। नेम इज अमाइलो अल्फ़ा 1,4 टू अल्फ़ा 1,6 ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज। अब ये फर्दर एक चेन
और बन गई हमारे पास, एक चेन ये भी है, दोनों के नॉन रिड्यूसिंग एंड है। अब हमारे पास दोबारा ग्लाइकोजन सिंथेज आएगा, वो चेन इलांगेट करता जाएगा, दोबारा ब्रांचिंग, मल्टीपल ब्रांचिंग हो जाएगी और ये हाईली ब्रांच हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये साइटोप्लाज्म में जिस तरीके पड़ा होता है इसका ग्रैन्यूल, अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका। तो अल्लाह ताला ने इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यों बनाया है, से बुक में कहाँ पे दिया हुआ, सॉरी, इस तरीके का इसका एक स्ट्रक्चर होता है कि हाईली ब्रांचिंग ही होती है। अल्लाह ताला ने इसका स्ट्रक्चर इस तरीके क्यों बनाया है कि जब भी हमारे पास ग्लूकोज की ज़रूरत हो तब कहीं से भी इंजाइम एक्ट करे और फ़ौरन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने लग जाए। और इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ थी इम्पोर्टेंट, ये थी सारी ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज। तो तब इसको समराइज कर देते हैं हम कि सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या हुआ, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो गया बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फॉस्फोग्लूकोमुटेज। और फिर हमारे पास क्या हुआ कि यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। और फिर अगर ग्लाइकोजेनिन मौजूद, पहले कोई सेल के अंदर ग्लाइकोजन थोड़ा सा मौजूद है तो वो ही एक्ट कर देगा प्राइमर के तौर पे। अगर नहीं मौजूद, बिल्कुल नए सिरे से ग्लाइकोजन बननी है, तब हमारे पास एक ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है, साइटोसोलिक प्रोटीन, उसके 194 पोजीशन के ऊपर एक अमीनो एसिड है टायरोसिन, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल जाके अटैच होगा। जब 4 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अटैच हो जाएंगे तब ग्लाइकोजन सिंथेज होल्ड अप करेगा सिचुएशन को और चेन को इलांगेशन करने लग जाएगा। फिर हमें पता है कि ग्लाइकोजन क्या है, हमारे पास एक ब्रांच पॉलीमर है, ब्रांच स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन। इसके अंदर लीनियर स्ट्रक्चर भी आता है और ब्रांचिंग भी है। तो ब्रांचिंग के लिए कोई ब्रांचिंग एंजाइम भी अल्लाह ताला ने बनाया होगा। तो ब्रांचिंग एंजाइम है हमारे पास अमाइलो अल्फा 142 अल्फा 16 ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज। जब हमारे पास चेन बन जाएगी तो उसी चेन के आखिर से 6 या 8 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ये ब्रांचिंग एंजाइम रिमूव करेगा, तोड़ेगा अल्फा 14 लिंकेज और किसी भी नॉन टर्मिनल ग्लूकोज के ऊपर अल्फा 16 बॉन्ड बना देगा। इसका बनाने का फ़ायदा क्या कि एक साइड चेन बन जाएगी, हमारे पास एक ब्रांच बन जाएगी और फिर दोनों ब्रांचें ही हमारे पास आगे, ये अब दोनों ब्रांचें आगे फर्दर इलांगेशन करने लग जाएंगी। ये स्टेप बार बार होगा और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोजेनेसिस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द glycogenolysis. Glycogenolysis means the degradation of the glycogen, already present glycogen is known as the degradation of the glycogen to glucose is known as the glycogenolysis. ये जो हमारे पास होती है ये फास्टिंग स्टेट के अंदर होती है, फास्टिंग स्टेट के अंदर होती है और ग्लूकोज कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर मेंटेन करके रखती है और इसको प्रमोट करती है ग्लूकागोन प्रोटीन हार्मोन है जो इसको प्रमोट करता है। अब डिग्रेडेशन सिंथेसिस के लिए हमने एंजाइम पढ़ा था ग्लाइकोजन सिंथेज, डिग्रेडेशन के लिए हमारे पास एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज और ये विटामिन B6 रिक्वायरिंग एंजाइम है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। अब देखें कि अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए पायरिडॉक्सल फॉस्फेट तब भी हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। क्यों हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा? क्यों जब हम फास्टिंग के अंदर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि जब हम फास्टिंग के अंदर होंगे जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है हमारी बॉडी के अंदर वो ब्रेक डाउन ही नहीं होगा सिंपली। जब वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगी और फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। ये सिमिलर ही है, हमने जिस तरीके पढ़ा है कौन सा एंजाइम पढ़ा है, बायोटीन पढ़ा है हमने, वो पायरोवेट कार्बोक्सिलेज में रिक्वायर होता है। तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया उसकी वजह से भी हो सकता है और B6 की वजह से भी हमारे पास फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अब ये हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी ब्रेकडाउन बहुत आसान है
कि हमारे पास एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बना हुआ है। मैं आपको यहाँ से बुक से समझा देता हूँ। ये एक हमारे पास ग्लाइकोजेनिन का मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये इसकी डिफरेंट क्या कहते हैं ब्रांचेज हैं। अब इसके ऊपर एक्ट करेगा कौन? एक्ट करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट करेगा, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इस्तेमाल करेगा इन बॉन्ड्स को ब्रोक डाउन करने के अंदर। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इस्तेमाल करेगा इन जो भी उसने कितने रेजिड्यूज तोड़ने हैं उनको तोड़ने के लिए हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज़ करेगा, और एज अ रिजल्ट हमें पता है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को दे देगा। जब हमारे पास लास्ट चेन के ऊपर कोई भी चेन है हमारे पास, उसके ऊपर हमारे पास साइड चेन है, ब्रांच है, उसके ऊपर 4 ग्लूकोज रह जाएंगे तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। फिर एक इंजाइम आ जाएगा, डी ब्रांचिंग इंजाइम। कौन सा इंजाइम? डी ब्रांचिंग इंजाइम। ये डी ब्रांचिंग इंजाइम सिमिलर ही है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की तरह, जिस तरह उसकी 2 डोमेन्स थी, इसके भी 2 फंक्शन है, दो इसकी डोमेन्स हैं। एक है हमारे पास ओलिगो अल्फा 1,4 टू अल्फा 1,4 ग्लूकन ट्रांसफेरेज। अगर सिंपली इफ यू नो द नेम ऑफ द एंजाइम देन द फंक्शन ऑफ द एंजाइम इज टेल बाय द एंजाइम ही आपको उसका फंक्शन बता देगा कि मैंने क्या